हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 8/12/2022 को हुआ था, उसके आज फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजने को कह रहा है। तो जब आप इन चारों को रफली पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन गलत दिखाई देगा। इसकी सही स्पेलिंग होती है QUESTIONNAIRE। डबल एन होता है, यहाँ पे सिंगल एन दिया हुआ है, यही ये गलती है। क्वेश्चन एयर मतलब होता है एक पूरा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का एक सेट। कमिटी कुछ लोगों की मेंबर्स होती है, कुछ लोगों का एक सेट होता है, मतलब कुछ लोगों का एक मेंबर्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें किस तरह की जांच की जाती है। आउटकम मतलब किसी भी कार्रवाई का रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं। और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सेंटेंस को करेक्ट एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो अ टेरिबल डिजास्टर वाज विटनेस्ड बाय आवर कंट्री। यहाँ पे देखिए वाज लिखा है, मतलब आपका सेंटेंस पास्ट में रहेगा। यहाँ पे इज है, इसलिए गलत है। आवर कंट्री विटनेस अ टेरिबल डिजास्टर, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब बच्चे दो, यहाँ पे देखिए हैड लिखा है। आवर कंट्री हैड विटनेस्ड अ टेरिबल डिजास्टर और आवर कंट्री विटनेस्ड अ टेरिबल डिजास्टर। हैड की आवश्यकता यहाँ है नहीं, जिनमें से जबरदस्ती घुसाया गया है। अगर आपके एक्टिव वाले सेंटेंस में हैज हैव होता है तभी आपको हैड डालना होता है, अदरवाइज नहीं उसकी जरूरत होती है। विटनेस से हमें पास्ट का सेंस आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो फेल टू नोटिस, इग्नोर या कंडोन एन ऑफेंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ओवरलुक। कंडोन मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्पेशली जब वो रॉन्ग हो। मतलब जैसे कभी कभी जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियां जानने के बावजूद भी ओवरलुक कर देती है, उन्हें माफ कर देती हैं या उन्हें अनदेखा कर देती हैं। तो उसे हम कहते हैं ओवरलुक। फेल टू नोटिस मतलब ध्यान न देना या इग्नोर कर देना जानने के बावजूद भी। कंडोन मीन्स एक्सेप्टेबल स्पेशली व्हेन पीपल कंसिडर इट रॉन्ग, मतलब मान लिया गया बट लेकिन वो लोगों द्वारा उसे नहीं मानना चाहिए था, मतलब उसे गलत समझा जाता था। तो ओवरलुक आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पॉट द एरर आ गया, पढ़ते हैं। ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड। देखिए नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड ना होके यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा देन टू वर्क हार्ड। उनके पास हार्ड वर्क करने के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं, देन यहाँ पे देन सबसे अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कजल वंस ब्रेन, मतलब अपना दिमाग, दिमाग दौड़ाना जो हम कहते हैं, सोचना। हाँ मतलब यू हैव टू थिंक हार्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, टू थिंक हार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हेन आई वाज योर एज आई वाज वर्किंग 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली। देखिए जब मैं आपकी एज का था तो मैं 2 जॉब किया करता था टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट। टू प्रोवाइड फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट। मतलब आई वाज वर्किंग 2 जॉब्स टू सपोर्ट माय फैमिली, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं 2 जॉब किया करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो इसीलिए इस सेंटेंस में कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जिस सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है उसे पहचानो। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये हिपोपोटामस जो लिखा हुआ है इसी की गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। इसकी सही स्पेलिंग है ये दी हुई है। इसकी सही स्पेलिंग होती है HIPPO, हिपो। फिर पोटेमस, हिपोपोटामस। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। द हिपोपोटामस ऑल्सो नोन एज रिवर हॉर्स लिव्स थ्रू आउट सब सहारा अफ्रीका। मतलब जो हिपोपोटामस है जिसे रिवर हॉर्स भी कहते हैं वो सब सहारा अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में रहा करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द बल्क का। बल्क माने थोक में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो हैंडफुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब लेस इन नंबर और क्वांटिटी। और बल्क माने होता है थोक, जैसे थोक में सामान उठाते हैं ना, तो यू टेक थिंग्स इन बल्क, लार्ज क्वांटिटी भी कह सकते हैं आप। हैवी मतलब भारी होता है। स्टेपल
मतलब होता है दो तरह, एक तो स्टेपल होता है जो आप पेपर पे स्टेपलर कर देते हैं, और दूसरा होता है समथिंग ऑफन फूड वाइड स्प्रेड इन डिमांड फॉर कंजम्पशन, मतलब उस तरह का खाना जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो और लोग खाने के लिए प्रयोग करते हो। नॉर्मल फूड है जैसे दाल चावल हमारे यहाँ जो है वो एक स्टेपल डाइट है। और ब्रंट मतलब होता है द मेन फोर्स या स्ट्रेस पॉइंट, या स्ट्रेस पॉइंट कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना बेयर द ब्रंट करके, तो उसी को मेन फोर्स या किसी तरह का जो स्ट्रेस पॉइंट होता है उसे हम ब्रंट कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग द ब्लैंक्स। She frankly confessed that she couldn't dash to purchase a car then. She couldn't what? She couldn't afford, मतलब अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी एक नया कार खरीदना। उन्होंने फ्रैंकली उस चीज को कन्फेस कर दिया सबके सामने। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पेंड माने खर्च करना, स्टैंड माने खड़े रहना, टॉलरेट मतलब किसी चीज को सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इन्फ्लुएंस्ड का, तो पढ़ते हैं। The natural environment is in contrast with the built environment, which refers to areas that have been fundamentally transformed and influenced by human activity, such as cities, towns, structures, and so on. Influence मतलब किसी न किसी तरह से प्रभावित करना, to have an effect on something। इसका वैसे तो देखिए इस यहाँ पे कोई इतना बहुत क्लोजेस्ट मीनिंग वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ये बाई पार्टिसन, यही एक थोड़ा बहुत सही सा लग रहा है। टू सपोर्ट, सपोर्टिंग और इन्वॉल्विंग टू पार्टीज, मतलब जब दो लोग हों तो उसे हम बाई पार्टीजन कहते हैं। अब मुझे वैसे तो ये समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली ये आंसर क्यों होगा, लेकिन बाकी तीनों तो पक्का नहीं होंगे। हैकेनेड मतलब होता है बोरिंग, क्योंकि इन्फ्लुएंस और बोरिंग में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। इस तरह इनिमिकल का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, या आप कह सकते हैं हॉस्टाइल। इन्फ्लुएंस से हॉस्टाइल का भी कोई रिलेशन नहीं है। और इंटरेस्टेड मतलब होता है कोई इच्छुक हो किसी चीज में, जो रुचि रखता हो। तो तीन तो नहीं होंगे, बचा थर्ड वाला। वैसे तो थर्ड भी नहीं होना चाहिए इन्फ्लुएंस का, लेकिन अब यहाँ पे एसएससी ने यही आंसर माना है तो हम इसी के साथ जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि इस प्रश्न में कुछ और मतलब कुछ और अप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए था। फिलहाल हम थर्ड के साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है बाई द आंसर की। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। कैन का देखिए कोड हो जाएगा, जहां पे आपको कोड मिलेगा वही आपके आंसर होगा। तो देखिए यहाँ आपको कोड मिल रहा है, यहाँ आपको कोड मिल रहा है, तो बाकी दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब इन दोनों में से देखते हैं। तो इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, दोनों में ये तो सेम ही लिखा हुआ है। बट आप यहाँ देखेंगे क्रॉस द रोड है, इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे, क्रॉस ही होगा, पास में से नहीं ले जाएंगे। क्योंकि रोड क्रॉस मतलब पार कर दिया, लेकिन वो तो हेल्प मांग रहा है पार करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया। वन हैज टू बी परसिस्टेंट इन स्टडीज इफ ही शी वांट्स टू गेट हिज और ड्रीम जॉब, मतलब आपको अपनी स्टडीज में परसिस्टेंट मतलब लगातार पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी जब अगर आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए तो। सक्सेस will remain unattained if one studies dash, if one studies by fits and starts, मतलब irregularly। अगर आप irregularly पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको परसिस्टेंट होना चाहिए, परसीवरेंस होना चाहिए, लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। बाकी इडियम्स के भी मतलब देख लेते हैं। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीटली, जैसे कि रूट और ब्रांच अगर हम देखें ट्री का, तो उससे पूरा ट्री ही बन जाता है कंप्लीटली या होली। द 3 R's का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, जैसे कि इस तरह लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू भी है, और अरिथमेटिक, जैसे कि RITHEMATIC लिखते हैं। जैसे इसकी स्पेलिंग में ए आ गया, उसकी स्पेलिंग में डब्ल्यू आ गया, बाकी आर इनका भी लिया जा रहा है। तो रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक जो 3 बेसिक फंडामेंटल चीज होती है किसी को सीखने के लिए, उसी को 3 R's कहते हैं। और इन अप्स एंड डाउन्स मतलब जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं उसे हम अप्स एंड डाउन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, मतलब वो रूम जहाँ पे
मृत बॉडी जो होती है उसे रखा जाता है दफनाने या जलाने से पहले, उसे हम कहते हैं मॉर्चरी। मॉर्चरी वो जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है टेम्परेरीली। सैनिटोरियम क्या होता है? सैनिटोरियम होता है एक तरह का हॉस्पिटल, अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ पे वो उस तरह के पेशेंट जिन्हें बहुत लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है वहाँ पे वो रह सकते हैं। म्यूजियम वो चीज़ होती है जहाँ पे पुराने आर्टिफैक्ट्स पड़े हों। और सफारी जंगल में जानवरों को देखने या उनका शिकार करने जाने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो पढ़ते द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वर नैरेटेड इन द क्लास बाय द टीचर। तो जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, द टीचर से। तो द टीचर द टीचर द टीचर इन द क्लास, तो ये गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हैज हैव हैड जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हैड दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ नैरेटेड पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ नैरेटिंग, इसे पास्ट कंटिन्यूस कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ये वाला, द टीचर नैरेटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द क्लास। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, टीचर ने क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नैरेट किए। क्वेश्चन नंबर 15 फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। शी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विथ हर पुअर हेल्थ एंड बिगैन टू लूज ऑफ हर रिकवरी। तो बिगैन टू लूज मतलब वो अपने हेल्थ से परेशान थी, और शी बिगैन टू लूज, लूज मतलब क्या? उम्मीद खोना शुरू कर देंगे, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है होप। ऑप्शन नंबर फोर्थ, वो अपने हेल्थ से फ्रस्ट्रेटेड थी और उम्मीद छोड़ने लगी थी कि वो रिकवर कर पाएंगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से ग्रामेटिकल एरर पहचानने के लिए आ गया। तो शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। तो देखिए ये सेंटेंस का ये मतलब है कि उनके पास अपने पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा खर्च करने की एक आदत है। तो उसके लिए अगेंस्ट शब्द ना होके बियॉन्ड होगा, मतलब अपने अपने जो अपने पास पैसे हैं उससे ज़्यादा, अगेंस्ट तो उसके विपरीत हो जाता है, बियॉन्ड माने उस पॉइंट से ज़्यादा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड में आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 17 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। इस वाले पेपर में 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, उसको हम कहते हैं डेफेमेशन। जैसा कि अभी आपने जॉनी डेप के ऊपर अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना भी होगा, उनके ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल किया था, उन्होंने डेफेमेशन का केस फाइल किया था अपने वाइफ के अगेंस्ट। डेफेमेशन मतलब होता है किसी की जो रेप्यूटेड पर्सन है उसकी जो इज्जत है, उसे उसका रेप्यूटेशन है उसे डैमेज करना। डेलीगेट मतलब होता है किसी कंट्री के लिए या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अगर एक सिंगल आदमी कुछ डिसीजंस लेता है या बोलता है तो उसे हम डेलीगेट कहते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन चोजन टू स्पीक और टेक डिसीजन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। डीजेनरेशन मतलब होता है जो डिक्लाइन हो, या आपने डीजेनरेटेड सेल भी पढ़ा होगा, जो सेल ऑलमोस्ट मर गए हों, जो वैक्सीनेशन में यूज किए जाते हैं। और डिफेक्शन मतलब दल बदलू, तो आपने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ा होगा जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें सेंटेंस को करेक्टली अरेंज करना है, तो पढ़ते हैं। जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन दिसंबर 2018 के बाद एन इरप्शन से शुरुआत होना बेहतर है। तो इन दिसंबर 2018 एन इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो अना Krakatau caused a landslide that triggered a tsunami in the Sunda Strait, Indonesia, and killed more than 400 people। ये सबसे करेक्ट ऑर्डर बैठेगा और ये है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2018 में एक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनो में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो अनक क्रकताव करके एक वॉल्केनो था, उसमें एक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से एक सुनामी आई थी सुंदा स्ट्रेट में, और उसकी वजह से एक लैंडस्लाइड आया जिससे कि 400 लोगों की मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 19 में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द लॉयल का। लॉयल मतलब जो अपने कर्तव्य के प्रति लॉयल हो, लोगों के लिए, मतलब जो वो अपने अपने वचन में जो वचनबद्ध हो, जो कहे उसे निभाए। फिकल मतलब जो लाइकली टू चेंज है, ऑलवेज चेंजिंग, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड और फीलिंग्स, सो कांट बी ट्रस्टेड। लॉयल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, फिकल माइंडेड पे नहीं। आर्डेंट मतलब होता है जो एकदम आर्डेंट फॉलोअर हो, पूरी तरह से जैसे डिसिप्लिन्ड हो, जैसे आर्डेंट फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म कहते हैं, जो एकदम मतलब पूरा स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, और ट्रैजिक मतलब जो दुखदाई कोई चीज़ हो उसे हम ट्रैजिक इंसिडेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट एंटोनिम था शब्द लॉयल का।
क्वेश्चन नंबर 20 फिर से एंटोनिम पूछ रहा है शब्द रैवेज्ड का। रैवेज मतलब ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना होता है। डिस्ट्रॉय कर देना, एक्सप्लोड कर देना, डेमोलिश कर देना, ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और रिस्टोर मतलब कुछ कोई चीज जो डेमोलिश्ड है या टूटी फूटी है उसे वापस से सुधारना, उसे हम रेस्टोरेशन कहते हैं। जैसे रेस्टोरेशन वर्क देखा होगा आपने मॉल्स में, स्टोर्स में होता है। और सील्ड मतलब पूरी तरह से किसी चीज को सील कर देना, बंद कर देना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, remote working has kept the work going on across dash। on across क्या, fields, sections, areas? नहीं, यहाँ पे होगा sectors। मतलब अलग अलग वर्किंग सेक्टर्स होते हैं ना। सेक्टर्स मतलब जैसे एक एक सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, तो इसमें जैसे आप बंटवारे कर दो, इन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। तो इसी तरह हमारा जो जॉब भी होता है वो अलग अलग सेक्टर होता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। इस तरह करके जो जॉब्स में डिविजन्स होते हैं उसे हम सेक्टर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेक्टर था। इसके बाद ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री गॉट शट डाउन फिजिकली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट द वर्क फ्रॉम होम मॉडल ट्राइड टू डैश द इफेक्ट। ट्राइड टू व्हाट, रिड्यूस द इफेक्ट। मतलब लॉकडाउन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी रुक गई थी, वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसका इफेक्ट कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह किसी को रख लेना। रिप्लेनिश मतलब वापस से किसी चीज को फुल बना देना। जैसे आप रिप्लेनिश वाटर करते हैं, या जैसे रिप्लेनिशिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वापस से हमारे पास पानी आ जाए, ग्राउंड वाटर। रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, उसमें होता क्या है, पानी का लेवल वापस उस लेवल पे ले आ जाया जाता है। तो रिप्लेनिश मतलब टू मेक समथिंग फुल अगेन। और सब्सटैंशियल मतलब जो एक क्वांटिटी हो, मतलब एक वैसी क्वांटिटी हो जो सफिशिएंट हो। सफिशिएंट क्वांटिटी को हम सब्सटैंशियल कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर था। इसके बाद इन द फ्यूचर ऑल्सो मेनी businesses across the globe, including the information technology industry, are dash continuing with the hybrid model। आर क्या कर सकते होंगे वो, ध्यान मतलब वो सोच रहे होंगे कि आगे भी हम इस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास शब्द है कंसिडरिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। मतलब फ्यूचर में भी जो बिजनेस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और जो खास तौर से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है, वो इस मॉडल को आगे भी यूज करने के लिए कंसिडर कर सकती है, मतलब इसके ऊपर विचार कर सकती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। Remote working has replaced geography as major hiring dash with 90% of senior executives expected to work from home। तो देखिए, रिमोट वर्किंग हैज रिप्लेस ज्योग्राफी एज अ मेजर हायरिंग क्राइटेरियन। अब रिमोट वर्किंग में क्या होता है, मतलब आपको वर्क करने के लिए दूर किसी देश से भी लोग मिल जाते हैं। तो ये एक नया क्राइटेरियन बन गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, क्राइटेरिया और क्राइटेरियन में हो सकता है, लेकिन ये एक क्राइटेरियन ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एज अ रिजल्ट 76% of US organizations are most likely to dash outside the city or even state, according to a Talent Works poll of recruiting managers conducted across the US, quoted by NFE report। तो यहाँ पे कह रहा है एज अ रिजल्ट, इसका कारण ये है कि 76% ऑफ द यूएस ऑर्गेनाइजेशन जो है आर मोर लाइकली टू एम्प्लॉय, मतलब जॉब देना, एम्प्लॉय आउटसाइड ऑफ द सिटी। मतलब तो ज्योग्राफी जैसे वर्क फ्रॉम होम की वजह से आप कहीं पे भी किसी से भी काम करा सकते हैं उसे पैसे देके। तो उस तरह से क्या हो रहा है, जो यूएस में, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी नेटिव से जॉब दिया जाए तो उसे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, इसीलिए वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री को चूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर वो 24 आवर्स भी काम करा सकते हैं। क्योंकि जब वहाँ रात होगी, जब वहाँ पे लोग सोएंगे, तो यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो उस वाले मॉडल के लिए लोग दूसरे कंट्री से भी लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं जॉब करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। ये टैलेंट वर्क्स ऑफ पोलिंग रिक्रूटिंग मैनेजर्स द्वारा कुछ एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, उससे पता चलता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। इसके साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। बाकी आपको मेरे द्वारा जो इससे पीछे, मतलब 9 8 तारीख से
पीछे 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख और इससे पीछे जितने भी पेपर हुए थे एसएससी सीजीएल 2022 के, उन सारे वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी मित्र जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।